So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. So हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, अल्कली मेटल्स को पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे. टुडे विल मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. तो सीधी बात, जैसा हमने देखा अल्कली मेटल्स का रिएक्टिविटी, उनके रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर है इन द गैस फेज एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन. गैस फेज में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. लिथियम से सीजियम जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा गैस फेज में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है. इस वजह से गैस फेज में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इज दिस वन. यस और नॉट? लिथियम से सीजियम जाएंगे, गैस फेज में रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा. और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में वही सेम ऑर्डर रहेगा, बस यहां पे जो लिथियम लिखा था यहां से हटा के लिथियम को सबसे ऊपर कर देंगे. ठीक है, ये समरी है जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में. ठीक है, राइट. तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या, कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग होता है? एक्वस सॉल्यूशन में डिसाइडिंग फैक्टर होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ डिसाइडिंग फैक्टर. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, एंड अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा एंड अकॉर्डिंगली रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगा. सो इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, order of E naught oxidation and order of reactivity is this in the aqueous solution. तो इसी के बेसिस पे लेट अस मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज. और अब जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं उससे क्वेश्चंस निकलते हैं. तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करो. तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड द रीजंस फॉर हाई रिएक्टिविटी आर, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि अल्कली मेटल्स को रिएक्टिव होने के लिए उनका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और उनके ऑक्सीडेशन का डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, हाईली नेगेटिव होना चाहिए. डेल्टा जी को हाईली नेगेटिव होने के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. डेल्टा एच क्या होना चाहिए, कम से कम पॉजिटिव या ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, प्लस इमेशन प्लस ये दोनों के लिए एनर्जी, 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 ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज थे, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी क्या था, नेगेटिव वैल्यू था. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सब्लिमेशन एनर्जी या हीट ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होना चाहिए एंड हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए. तो वही चीज बता रहे कि अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड द रीजंस फॉर द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर, क्योंकि ये अपने पर्टिकुलर पीरियड में पहले मेंबर होते हैं, इस वजह से इनके आयनाइजेशन एनर्जी जो होते हैं कैसे होते हैं, लो होते हैं. करेक्ट. दूसरी बात, इनका लैटिस मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि ये सॉफ्ट होते हैं, कैन बी इजिली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. इसका मतलब दे हैव गॉट लो हीट ऑफ एटमाइजेशन. समझेगा, राइट? मतलब दे हैव गॉट लो सब्लिमेशन एनर्जीज, मतलब जो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी ये दिस शुड बी लेस पॉजिटिव, सब्लिमेशन एनर्जी दिस शुड बी लेस पॉजिटिव, एंड दे हैव गॉट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी रिलीज, मतलब इट शुड बी हाईली नेगेटिव. समझेगा, राइट? सो इन रीजंस की वजह से, इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से अल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, राइट. नाउ वन बाय वन विल सी द इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर. तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर की बात करते हैं तो देखो सीधी सी बात है, एयर में क्या क्या होता है. एयर हैज गॉट हाउ मेनी कंपोनेंट्स? एयर हैज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 एंड वाटर. समझेगा? तो अगर हम लोग बात करें अल्कली मेटल्स की, अल्कली मेटल्स M की, सीधी बात, if we talk about alkali metal M, तो alkali metal M can react with oxygen of the air. Correct ना? Correct ना? Correct ना? Correct ना? Right. This monoxide, when formed, this monoxide can react with the moisture which is present in the air. समझे क्या? This can react with the moisture which is present in the air. राइट. तो ये मॉइस्चर साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये हमने वाटर में पढ़ा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड्स व्हेन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव व्हाट, देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड. यस, ये क्या हो गया, बेस हो गया. दिस बेस विल रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर व्हिच इज CO2 एंड इट विल गिव व्हाट, द कार्बोनेट M2CO3. एसिड बेस रिएक्शन हो गया. ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया. राइट. ये क्या देगा, ये देगा मेटल कार्बोनेट, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन में. समझेगा? कुछ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे.
मोनो, ये क्या है, ये मोनोऑक्साइड है। दिस मोनोऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एंड कैन गिव व्हाट, पेरोक्साइड। दिस पेरोक्साइड कैन अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैन गिव सुपर ऑक्साइड। समझे क्या? तो ये तो था कि एल्कली मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, समझे क्या? तो ऑक्सीजन साथ रिएक्ट किया, ऑक्साइड दिया, दैट ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद व्हाट, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, क्या देगा, हाइड्रोक्साइड दे देगा। दैट हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कैन रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज CO2, क्या दे देगा, मेटल कार्बोनेट दे देगा। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास मोनोऑक्साइड आया था M2O, ये जो मोनोऑक्साइड था M2O, दिस मोनोऑक्साइड कैन फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, पेरोक्साइड। समझे क्या? दिस पेरोक्साइड कैन फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, सुपर ऑक्साइड। समझे क्या? और इन सब में मेटल क्या है, मेटल +1 है, क्योंकि हम लोग एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कली मेटल्स, तो मेटल इज कितना, +1। ठीक है, अच्छा बच गया क्या, नाइट्रोजन। अब ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया है, जब मैं हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैं वाटर का टॉपिक पढ़ा रहा था। एल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एल्कली मेटल्स में ओनली वन मेटल which is lithium that reacts with nitrogen to form lithium nitride। समझे क्या? Only lithium reacts with nitrogen to form lithium nitride. Rest others they do not react with nitrogen. They do not react with nitrogen। बाकी सभी एल्कली मेटल्स दे विल नॉट एट ऑल रिएक्ट विद नाइट्रोजन। ये क्या है, लिथियम नाइट्राइड है। और जैसा हमने वाटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस लिथियम नाइट्राइड, इफ दिस अगेन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, ये क्या दे देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस विल बी इवॉल्व्ड। समझे क्या? राइट, जो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब देखो जरा दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of alkali metals, order of reactivity of alkali metals with air। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि एल्कली मेटल जब एयर से रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, या फिर अगर लिथियम है तो फिर वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों से रिएक्ट कर सकता है। वाटर की एंट्री जो है काफी देर से होती है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि ये गैस है ना, समझे क्या? तो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट, गैस फेज, मेटल गैस फेज। समझे क्या? राइट, तो इस वजह से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल विद एयर। एयर के साथ गैस फेज बोलो या सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हो, या और सॉलिड फेज भी बोल सकते हो। Either you say it gas phase or you say it solid phase। समझे क्या? सॉल्यूशन अभी तक नहीं बना है, एल्कली मेटल अभी तक सॉल्यूशन में नहीं गए, क्योंकि वाटर की एंट्री देखो बहुत देर से हुई है। सो दिस इज, इसको सॉलिड स्टेट ही बोल सकते हो। समझे क्या? राइट, तो जब तक गैस फेज और सॉलिड स्टेट में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। समझे क्या? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन द with what, with air present in the atmosphere। समझे क्या? reactivity with air increases। समझेगा? और ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब solid phase में है, they all are in the solid phase। ठीक है, अच्छा अब पहले इसमें क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि reactivity towards air, they are saying that on exposure to moist air all alkali metals except lithium tarnish quickly। the effect of atmosphere increases from lithium to cesium, मतलब reactivity increases from lithium to cesium। अब इंपॉर्टेंट है, because they are highly reactive towards air, इसी वजह से because they are highly reactive towards air, that is why यहां से क्वेश्चन निकलता है therefore they are always kept under kerosene to protect them from air। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, alkali metals are always kept under kerosene to protect them from reacting with air। समझे क्या?
राइट। फिर उसके बाद ये जो मैंने बताया कि ऑल अल्कली मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स which react with moisture in the atmosphere to form hydroxide. The hydroxide further combine with CO2 to form what? Carbonate. So ये alkali metal ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बना, मोनोऑक्साइड आया, मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर गया वाटर के साथ, हाइड्रोक्साइड आ गया, हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर गया CO2 के साथ, कार्बोनेट आ गया. अब दिस कैन रिएक्ट विद फर्दर ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? पेरोक्साइड. समझ गया? फिर उसके बाद लिथियम के बारे में बात करें कि लिथियम के साथ क्या होगा. लिथियम व्हेन हीटेड विद एयर कंबाइंस विद नाइट्रोजन, कंबाइंस विद नाइट्रोजन ऑल्सो. मैंने बताया कि एल्कली मेटल में बस नाइट्रोजन कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ, और कोई कंबाइन नहीं करेगा टू फॉर्म नाइट्राइट बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम. मैंने ये वाटर चैप्टर में एक्सप्लेन किया. लिथियम हैज गॉट डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम. इस वजह से जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन साथ, वैसे लिथियम भी रिएक्ट करेगा. ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली विद मोस्ट नॉन मेटल्स. हाउएवर only lithium, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, reacts with nitrogen. It reduces nitrogen to nitrite ion. मतलब lithium is also a reducing agent. समझे क्या? राइट. अच्छा, अब देखो जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि how to decide ये मैंने शायद ऑलरेडी बताया जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था. स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. मैंने एक बार बताया, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा यूज होगा तो इसको मैं एक बार फिर से रिविजिट कर देता हूं, क्योंकि इसमें मैं ये वाला चीज बार बार मैं बोलने वाला हूं, यूज होने वाला है. तो सीधी बात मैंने बताया, आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल व्हेन देयर इज स्मॉल कैटायन and small anion, small cation and small anion, or that means small cation can hold small anion properly. Small cation can hold small anion properly. समझे क्या? And if there is large cation and large anion, समझे क्या? तो उसी तरह से large cation can hold large anion प्रॉपरली. समझे क्या? इसका मतलब आयनिक बॉन्ड कब स्टेबल माना जाएगा? आयनिक बॉन्ड स्टेबल तब माना जाएगा व्हेन दैट मीन्स कैटायन एंड एनायन शुड बी ऑफ सिमिलर साइजेस. समझे क्या? उस केस में लैटिस, यहां पे लिखता हूं कि जब आयनिक बॉन्ड, जैसे मैंने पहले ही बताया था, व्हेन फॉर सच स्टेबल ionic bonds, for such stable ionic bonds lattice is stronger, which means पहला
लैटिस मतलब मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट मीन्स हाई lattice energy, which means high energy means what? When such stable ionic bond is formed, large energy is released, getting, या फिर large energy needed to break such stable ionic bond. ठीक है, मैं फटाफट से 2 एग्जांपल लूंगा. ये चीज जो है, ये चीज मैंने बताई कि आयनिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? व्हेन द कैटायन एंड एनायन आर ऑफ सिमिलर साइजेस. अगर कैटायन छोटा है तो वो छोटे एनायन के साथ ज्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा. एंड अगर कैटायन बड़ा है तो वो बड़े एनायन के साथ ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा. समझेगा? ऑन द अदर हैंड अगर डिसिमिलर साइजेस हो गए, ऑन द अदर हैंड if for dissimilar sizes of cation and anion. पहली चीजों में पता है, अगर कैटायन छोटा और एनायन बड़ा तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे तो पोलराइजेशन, यस नॉट, यहां पे तो पोलराइजेशन हो जाएगा. समझे क्या? एंड क्या हो जाएगा? कोवलेंट नेचर आ जाएगा, कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड. समझे क्या? यहां पे आयनिक बॉन्ड में क्या आ जाएगा? कोवलेंट नेचर आ जाएगा. समझे क्या? एंड दूसरी बात, अगर कैटायन बहुत बड़ा है और एनायन बहुत छोटा है, जो कि जनरली पॉसिबल होता ही नहीं है, जनरली नॉट पॉसिबल, क्योंकि कैटायन जनरली क्या होता है? छोटा होता है. समझे क्या? जनरली नॉट पॉसिबल, generally not possible, but still it will be less stable, unstable रहेगा. समझे क्या? ये वाला केस भी जनरली कैसा रहेगा? लेस स्टेबल रहेगा. बात समझे? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि when there is a small cation and there is a small anion, तो वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है. व्हेन देयर इज अ लार्ज एनायन एंड व्हेन देयर इज अ लार्ज कैटायन, वो वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है. समझेगा? राइट. मैं फटाफट से 2 एग्जांपल लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एग्जांपल जैसे ग्रुप 1 हाइड्राइड्स. इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में क्या है? H- आयन है ना. तो अगर H- आयन है, ये क्या है? ये तो स्मॉल एनायन हो गया ना. H- आयन क्या हो गया? ये स्मॉल एनायन हो गया. समझे क्या? तो ग्रुप 1 हाइड्राइड्स के बारे में अगर बात करेंगे, LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH. समझे क्या? बस फटाफट एक बार बता देता हूं. तो यहां पे क्या है? यहां पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ऐसे जब हम ऐसे नीचे जाएंगे, तो क्योंकि एनायन हमारे पास स्मॉल है, ये हमें पहले पता है. एनायन कैसा है? स्मॉल एनायन है. तो दिस स्मॉल एनायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, दिस स्मॉल एनायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल कैटायन ओनली. समझे क्या? दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल कैटायन. तो LiH से CSH जब हम नीचे जा रहे हैं, तो पहली बात, क्योंकि Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड CS प्लस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? आयनिक साइज इज इंक्रीजिंग, कैटायन साइज इज इंक्रीजिंग. समझे क्या? पहली बात. सो डेफिनेटली क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस
what will be the strength of lattice? The strength of lattice will be LiH, NaH, sorry, small size cation, small size anion. Strength of lattice will be LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH. और जो स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस होता है वही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है. सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस एंड मेल्टिंग पॉइंट. समझे क्या? तो इस तरह से क्या लैटिस स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा ना. समझे क्या? लैटिस स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ दे डिक्रीज. और ये वही एप्लीकेशन है जो जब मैं तुम्हें वाटर पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि ग्रुप 1 हाइड्राइड से बस LiH का ही क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है और किसी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता है. क्योंकि जब LiH को हम लोग हीट करते हैं, LiH दिस हैज गॉट व्हाट, हाई मेल्टिंग पॉइंट. इट हैज गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट. इस वजह से जब हम लोग इसको करंट पास करते हैं, हीट करते हैं तो LiH कैन बी ऑब्टेन इन द लिक्विड स्टेट. एंड दिस LiH में अगर करंट पास कर दिया जाए तो ये क्या देगा, Li प्लस H माइनस, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है. समझे क्या? और अगर हम लोग बाकी की बात करें, बाकी में NaH, KH, RBH एंड CSH, इनका क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है. इस वजह से जब इनको हीट किया जाता है ये मेल्ट होने से पहले ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं. मतलब ये इसका मेटल अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा. मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो गए. मतलब क्या, डिकम्पोज, नो लिक्विड स्टेट इज ऑब्टेन, नो लिक्विड स्टेट ऑब्टेन. सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, विल नॉट से मेल्टिंग पॉइंट, we'll say weak lattice. We'll say what? Weak lattice. इनका lattice weak होता है ना. समझे क्या? क्योंकि ये कैसा है, LiH कैसा है, स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज एनायन. तो इसका क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग लैटिस है. इसका क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग लैटिस है. तो जब स्ट्रॉन्ग लैटिस है तो स्ट्रॉन्ग लैटिस से क्या क्या, स्ट्रॉन्ग लैटिस ने हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद भी इस हीटिंग को सस्टेन कर लिया और ये डिकम्पोज नहीं हुआ, मेल्ट हुआ. बाकी सबका कैसा है, वीक लैटिस है, क्योंकि इनके पास कैसा बिगर कैटायन है. इनके पास कैसा है, ये बिगर कैटायन है. समझे क्या, बिगर कैटायन एंड स्मॉल एनायन कैसा अनस्टेबल है. इस वजह से इनका लैटिस कैसा वीक लैटिस है. इस वजह से जब इनको हीट किया, इनका लैटिस वीक होने की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट अटेन नहीं कर पाए. ये मेल्ट होने से पहले क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए. समझे क्या? और इसी वजह से अगर तुम्हें याद हो, जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था मैंने इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या पढ़ाया था, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ाया था LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH. सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने हाइड्राइड्स में क्या बताया था, ये बताया था ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी decreases. This is the order that I told for thermal stability. Right, देखना, right. तो ये चीज है, समझेगा. उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 कार्बोनेट्स. तो ग्रुप 1 कार्बोनेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो CO3-2 कैसा होता है, ये होता है लार्ज एनायन. यस नॉट, ये होता है लार्ज एनायन. तो इस वाले केस में Li2CO3, समझे क्या, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड व्हाट, CS2CO3. तो Li2CO3 में क्या है, Li2CO3 में स्मॉल Li प्लस. समझे क्या? तो डेफिनेटली Li2CO3 दिस इज अ वीक लैटिस. समझे क्या? और बाकी में क्या है, बाकी में जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, ऐसे नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैटायनिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पे लार्ज साइज एनायन आ गया ना.
तो लार्ज साइज एनायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज साइज कैटायन, तो साइज ऑफ कैटायन क्या इंक्रीजेस। तो अगर हम लोग कार्बोनेट्स में लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, Li2CO3 से नीचे आएंगे तो क्या होगा, यहां पे लैटिस एनर्जी क्या इंक्रीजेस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, समझेगा। और क्योंकि यहां पे Li2CO3 में कैसा है, लार्ज एनायन और स्मॉल कैटायन, तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। गेटिंग ना, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से ही Li2CO3 को जब हीट करते हैं तो ये लेस स्टेबल, ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव Li2O प्लस CO2, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पे क्या है, Li प्लस एंड O-2 दोनों कैसे हैं, स्मॉल है, तो वीक लैटिस से स्ट्रॉन्ग लैटिस बन गया, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। और बाकी सबको अगर हीट किया जाए, इनका ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, Li2CO3 Na2CO3, मैंने ऑलरेडी बताया था ग्रुप 1 कार्बोनेट से बस Li2CO3 को हीट करोगे तो डिकम्पोज होगा, बाकी को हीट करोगे डिकम्पोज नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जिस ऑर्डर में लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा उस ऑर्डर में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड व्हाट, CS2CO3, समझे, राइट। तो ये क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, राइट। तो ये दो एग्जांपल दिए मैंने, एक बार जहां पे स्मॉल एनायन था और एक बार जहां पे लार्ज एनायन था। तो किस तरह से हम लोग लैटिस के स्टेबिलिटी के ऑर्डर को डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, और ये एप्लीकेशन जो है अभी यहां पे यूज होने वाला है, समझे क्या। अगले प्रॉपर्टी में तो यूज नहीं हो रहा है मगर आगे ये यूज होगा, राइट। तो ये चीज है, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसके रीजन में आ जाते हैं कि आखिर लीडियम जो है नाइट्राइट फॉर्म करता है, बाकी नाइट्राइट्स क्यों नहीं फॉर्म करते हैं। इसका रीजन एक बार देख लेते हैं। लीडियम फॉर्म्स नाइट्राइट्स क्योंकि नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है पहले इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल बॉन्ड कैसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, समझे क्या। इसका जो डेल्टा H है कैसा है, हाईली पॉजिटिव होगा, हाईली पॉजिटिव होगा। इसका जो डेल्टा H है ये कैसा होगा, दिस विल बी हाईली पॉजिटिव। क्यों, मतलब लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, समझे क्या। उसके बाद क्या, नाइट्रोजन से N-3 बनाना है, N+3 इलेक्ट्रॉन, N+3 इलेक्ट्रॉन ये क्या देगा, N-3। तो इस केस में भी क्या, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ना, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में तो तकलीफ आती है, तो तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करने में तो और भी तकलीफ आएगी। हमने ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, हाईली पॉजिटिव, समझे क्या, राइट। तो एक तरह से दो स्टेप में कैसा हो गया, लार्ज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, लार्ज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, समझे क्या, राइट। तो ये पहला, ये दूसरा। अब जब उसके बाद लीडियम Li प्लस N-3 कैसा है, ये स्मॉल कैटायन है, Li प्लस कैसा है, स्मॉल कैटायन है, N-3 भी कैसा, स्मॉल एनायन है। जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है Li3N, समझे क्या। ये जो आयनिक बॉन्ड है, दिस इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन स्मॉल Li प्लस एंड small N-3. This bond is formed between small Li plus and small N-3. मतलब क्या, very strong lattice is formed, very strong lattice is formed। यहां पे जो lattice form हो रहा है, this is a very 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 strong lattice, समझे क्या। and because this is a very strong lattice, therefore the amount of energy released for the third step
इज कैसा, हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव मतलब क्या, लार्ज एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि जब लैटिस फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, समझे क्या, लार्ज एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। तो लिथियम नाइट्राइड क्यों बन गया, लिथियम नाइट्राइड इसलिए बन गया, therefore large energy released, large energy released when Li3n is formed can provide for energy absorbed in फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप्स। इस वजह से लिथियम नाइट्राइड फॉर्म होता है। और बाकी के नाइट्राइड्स क्यों नहीं फॉर्म होते, क्योंकि बाकी के नाइट्राइड्स में कैटायन क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उनका जो लैटिस फॉर्म होगा वो वीकर लैटिस फॉर्म होगा, और उनके लैटिस फॉर्म होते टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज नहीं होगा, समझेगा। सो दैट इज वाई ओनली लिथियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड एंड रेस्ट अदर नाइट्राइड्स आर नॉट एट ऑल फॉर्म्ड, समझेगा, राइट। तो ये चीज है, बात समझ में आ गई, राइट। बाकी सब मेटल्स के लैटिस कैसे होते हैं, वीक होते हैं, समझेगा। तो ये चीज मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ये चीज लिख सकते हो कि लिथियम नाइट्राइड जब फॉर्म हो रहा है तो इसमें कैसा हुआ है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है। लिथियम नाइट्राइड जब फॉर्म हो रहा है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, विच कैन ओवरकम द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड इन स्टेप 1 एज वेल एज इन स्टेप 2, समझेगा। अब ये चीज नोट कर लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज बहुत टाइम लगता है। रेस्ट अदर एल्कली मेटल्स, ये चीज लिख सकते हो कि मैं बोल रहा हूं, धीमे धीमे बोल रहा हूं, रेस्ट अदर एल्कली मेटल्स do not form nitrides because of large size cations, because of their large size cations which form weaker lattices with small sized n-3, comparatively small sized n-3. Because of large size cations form weaker lattices with n-3, full stop. Hence, energy released during formation of lattice is not, hence energy released during formation of lattice is not sufficient to overcome the energy supplied in first 2 steps, ये समझेगा, राइट। इस वजह से बाकी एल्कली मेटल्स नाइट्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं और लिथियम जो है बस नाइट्राइड को फॉर्म कर लेता है, समझेगा। अब देखो जरा, अब हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंट ऑर्डर हमें दिखाई देगा, उसका रीजन भी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, समझेगा। अब क्योंकि यहां पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो देख के लगता है कि वाटर के साथ मतलब एल्कली मेटल एक्वस सॉल्यूशन जा रहा है, समझेगा। तो यहां पे ऐसे देख के लगता है कि विद वाटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद वाटर को अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विद वाटर की, तो जैसा मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था इस ब्लॉक में, सॉरी वाटर टॉपिक में, एल्कली मेटल प्लस वाटर, ये क्या देगा, ये देगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, समझेगा। दिस विल रिलीज व्हाट, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, समझेगा, राइट। अच्छा, अब क्योंकि यहां पे वाटर इवॉल्व हो रहा है तो एक बार इसको ऐसा देखने से लगता है कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि वाटर इन्वॉल्व है मतलब एक तरह से एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर शुड बी लिथियम, शुड बी एक्चुअली सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम। दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि एक तरह से एल्कली मेटल यहां पे एक्वस सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है, गेटिंग ना, एंड एक्वस सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है एंड इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझे क्या। तो एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पे एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
समझे क्या? एंड रिड्यूसिंग पावर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दिस, समझे क्या? दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, ठीक। बट ये जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, क्योंकि देखा जाए यहां पे एल्कली मेटल जो है ये क्या कर रहा है? एल्कली मेटल जो है क्या कर रहा है? वाटर में जो H+ उसको हाइड्रोजन में क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। मतलब दिस इज एक्टिंग एज व्हाट? इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझे क्या? ये एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, समझे क्या? बट एक्चुअली दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर, बट एक्चुअली दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड, समझे क्या? तो यहां पे क्या बताएंगे? बट एक्चुअली दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर is not followed in reaction with water। ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। अब ये ऑर्डर क्यों फॉलो नहीं होता है उसको देख, किताब में साफ साफ पूरा रीजन लिखा हुआ है। देखो, alkali metals decompose water with the evolution of hydrogen gas, मैंने बताया। नाउ अब देखो क्या लिखा है? लीडियम डिकम्पोजेज वाटर स्लोली, मतलब लीडियम पानी को कैसे डिकम्पोज करेगा? धीमा धीमा डिकम्पोज करेगा। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर क्विकली, लीडियम से ज्यादा स्पीड से रिएक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट विद वाटर विगरसली। मतलब एक तरह से देखा जाए, लीडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर स्लोली, sodium is reacting with water quickly, and potassium, rubidium, cesium that's reacting with water vigorously। इसका मतलब slowly, quickly, vigorously। इसका मतलब यहां पे रिएक्टिविटी को कौन गवर्न कर रहा है? यहां पे रिएक्टिविटी को ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। दिस ऑर्डर इज, ये सब लिखा हुआ है इसमें, दिस इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, समझे क्या? दिस इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। मगर बट एक्चुअली ये फॉलो नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली क्या? रिएक्टिविटी विद वाटर में ये ऑर्डर इज नॉट बीइंग फॉलोड। हमें टेक्स्ट पढ़ के क्या लग रहा है? लीडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर स्लोली, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ लीडियम विद वाटर इज व्हाट? स्लो, समझे क्या? सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर क्विकली, लीडियम से फास्ट रिएक्ट करता है। एंड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट विद वाटर विगरसली, सोडियम से और जल्दी रिएक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए हमको यहां से पढ़ के क्या लग रहा है? यहां से हमको पढ़ के ये लग रहा है कि रिएक्टिविटी, यहां से पढ़ के हमको ये लग रहा है कि रिएक्टिविटी ये जो है लीडियम प्लस वाटर, ये रिएक्शन कैसा है? स्लो है। सोडियम प्लस वाटर, ये रिएक्शन कैसा है? क्विक है। जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम प्लस वाटर, ये रिएक्शन कैसा? विगरस है। मतलब बहुत फास्ट है, तुरंत विगर, एनर्जी बहुत फास्ट है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैं देख के क्या लग रहा है? लीडियम स्लोली मतलब क्या? लीडियम स्लोली रिएक्ट कर रहा है। जो रिएक्शन फास्ट है मतलब वो मेटल फास्ट रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी, सीधा पता चल रहा है दैट रिएक्टिविटी विद वाटर इज governed by what? Kinetics of reaction, chemical kinetics of reaction, and not by thermodynamics। मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यूज गवर्न नहीं कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से गवर्न नहीं हो रहा है। इट इज नॉट द थर्मोडायनेमिक्स विच इज गवर्निंग, थर्मोडायनेमिक्स नहीं गवर्न कर रहा है। समझे क्या? मैंने याद करो जब मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करवाया था, या फिर चलो ठीक है,
ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ये सब के सब जितने भी थर्मोडायनेमिक्स बस थर्मोडायनेमिक्स इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों नहीं कवर कर रहा है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बस क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बस ये बताएगा कि भैया अगर एल्कली मेटल का ई नॉट ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तरह एक्ट करेगा और वो वाटर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। बस ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर बस इतना ही बता पा रहा है। और ये हम देख रहे हैं ये सब के सब जितने एल्कली मेटल है सबका ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा है? पॉजिटिव है। समझे क्या? मैंने काइनेटिक्स में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स कभी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है, वो बस ये बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब वो रिएक्शन फास्ट होगा, वो रिएक्शन स्लो होगा, वो रिएक्शन मीडियम पेस पे होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। तो ये जो ऑर्डर है ई नॉट ऑक्सीडेशन का, गेटिंग ना, और रिड्यूसिंग नेचर का, ये बस ये बता रहा है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम, इन सबको रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ, सब के सब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, क्योंकि सबके सब का जो ई नॉट ऑक्सीडेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ये सब के सब क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस होगा। मगर थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता रहा है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स बस ये बता रहा है कि हाँ भाई ये सब के सब रिएक्ट कर जाएंगे, मगर स्पीड ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा है। स्पीड ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? ये बात मैंने काइनेटिक्स में बताई थी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स बता रहा है। समझे क्या? राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन विद वाटर, therefore rate of reaction of, इसका रीजन लिखा है अभी, उसको पढ़ लेंगे। alkali metals with water is governed by kinetics, ये इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड नॉट thermodynamics. This is a very important point. The rate of reaction of alkali metals is governed by kinetics, क्योंकि rate of reaction है ना। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं, और ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू सबके पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन सभी मेटल्स के ये कह रहे हैं हाँ भाई रिएक्शन हो जाएगा, मगर किस केस में रिएक्शन फास्ट होगा, किस केस में रिएक्शन स्लो होगा, वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा, वो काइनेटिक्स बताएगा। समझे क्या? एंड नॉट बाय थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गई? राइट। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, ये सारी चीजें मैं जितने ऑर्डर बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। बाय काइनेटिक्स, जितने मैं ट्रेंड्स बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है तुम्हें। बाय गवर्न बाय काइनेटिक्स, समझे क्या? तो काइनेटिक्स कैसे गवर्न करेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये है ऑर्डर विद व्हाट? वाटर। समझे क्या? और ये चीज इसमें लिखी हुई है, इट इज क्लियरली रिटन इन द थ्योरी पोर्शन। यहां पे ये देखते हैं थ्योरी वाला, हम लोग एक बार थ्योरी वाले पोर्शन में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। देखो ध्यान से, इससे क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन निकलता है। अभी तुम्हें ये वाला पोर्शन जो मैंने लिखा, इसको तुम्हें नोट डाउन करना हो तो देख सकते हो, ये है यहां पे, ये जो मैंने लिखा था इसको नोट डाउन कर सकते हो। करेक्ट ना? अब ये चीज इसमें लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये तो मैंने बताया कि सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, सोडियम रिएक्ट्स विद क्विकली, एंड पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विद वाटर विगरसली। समझेगा? द डिकम्पोजिशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो डिकम्पोजिशन है, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच इज हाईली नेगेटिव। समझे क्या? सो डिकम्पोजिशन इज व्हाट? इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द इवॉल्व हाइड्रोजन समटाइम्स इन फ्लेम, मतलब इतना ज्यादा हीट निकल जाता है जब ये रिएक्शन होता है, इतना ज्यादा हीट निकलता है कि जो हीट है वो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है समटाइम्स इसको बर्न भी कर देता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाइड्रोजन बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम। समझे क्या? दस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। समझे क्या? क्योंकि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम दे आर रिएक्टिंग मोर विगरसली विद वाटर, मतलब जब पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। समझे क्या? राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट अमंग एल्कली मेटल्स, दैट इज फ्री एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम। In view of this,
वही जो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो लीथियम का मैक्सिमम है, फिर भी लीथियम का रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों आ रहा है जबकि एक्वस सॉल्यूशन में, समझेगा। तो वही कह रहे हैं कि ऑल्दो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है, मैक्सिमम है, but still the reactivity is minimum. In view of this, it looks rather surprising that lithium reacts gently with water. अब देखो ध्यान से, whereas potassium which liberates less energy, lithium reacts gently with water, whereas potassium which liberates lesser energy reacts what? Violently with water and catches fire. देखो अभी यहां पे क्या बताया, यहां पे ये बताया कि बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूंगा, लीथियम प्लस वाटर गिव्स LiOH प्लस हाइड्रोजन, 2 LiOH प्लस हाइड्रोजन, 2 सोडियम प्लस वाटर गिव्स 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन, 2 पोटेशियम प्लस 2 वाटर गिव्स 2 KOH प्लस हाइड्रोजन, 2 rubidium plus 2 H2O gives what? 2 RbOH plus hydrogen, समझे क्या? And then 2 cesium plus 2 water gives what? 2 CSOH plus H2O. क्योंकि लीथियम के साथ रिएक्शन का इनॉट ऑक्सीडेशन कैसा है, हाईली पॉजिटिव है, तो लीथियम के साथ रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है कैसा है, वो हाईली नेगेटिव है, समझेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसका डेल्टा एच सपोज करो, मान बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज करो ये कितना है, ये है -100, इसका डेल्टा एच सपोज करो कितना है, ये है -90, इसका डेल्टा एच सपोज करो कितना है, ये है -80, समझे क्या, माइनस साइन क्या बता रहा है, एनर्जी रिलीज बता रहा है। इसका डेल्टा एच कितना है, सपोज करो कितना है, -70, समझे, और इसका डेल्टा एच कितना है, ये है सपोज करो -60, समझेगा। तो सीधी बात यहां पे ऑल्दो जब हम ऐसा नीचे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन इवॉल्व करता है, पानी के साथ रिएक्ट करते टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी लीथियम इवॉल्व करता है, इवॉल्व्स मैक्सिमम एनर्जी, समझे क्या, पानी के साथ रिएक्ट करें, एनर्जी रिलीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस, वही लिखा हुआ है, ऑल्दो पोटेशियम इवॉल्व्स लेसर एनर्जी, एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस, ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि ऑल्दो पोटेशियम जो है लेसर एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू लीथियम, स्टिल पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, मतलब पोटेशियम को पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन के साथ आग भी लग जाएगी। पोटेशियम वायलेंटली बहुत दनादन स्पीड से रिएक्ट करता है, मगर लीथियम जो है ज्यादा हीट रिलीज करने पर भी जेंटली रिएक्ट करता है, समझेगा। उसका रीजन ये बता रहे हैं, देखो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसका रीजन ये बता रहे हैं कि क्या करेंगे, इट लुक्स rather surprising that lithium having maximum positive E0 oxidation reacts gently with water, whereas potassium, which liberates lesser energy, reacts violently and catches fire. The explanation lies in the kinetics, that means the rate at which reaction proceeds, rather than in thermodynamics, that is the amount of energy released. पोटेशियम जो आग पकड़ रहा है, वॉलेंटली रिएक्ट कर रहा है, फास्ट रिएक्ट कर रहा है, उसका रीजन काइनेटिक्स में है रादर दैन एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज इज गवर्न विद थर्मोडायनेमिक्स। Rate of the reaction, speed of the reaction is governed with kinetics, so it is governed with kinetics rather than thermodynamics. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, पोटेशियम हैज गॉट अ लो मेल्टिंग पॉइंट, हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लैटिस कैसा होता जाता है, लैटिस वीक होता जाता है, अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है, सॉफ्ट नेचर इंक्रीज होता जाता है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग वीक होता जाता है, करेक्ट ना। तो पोटेशियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस पोटेशियम के रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हुआ है, इट इज सफिशिएंट टू मेक इट मेल्ट और इवन वेपराइज। जैसे ही पोटेशियम मेल्ट हो गया, वो स्प्रेड आउट हो जाएगा और एक लार्जर सरफेस एरिया एक्सपोज करेगा, और हमें पता है कि रिएक्शन में अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा बहुत जल्दी रिएक्शन होने लगेगा, और इतनी जल्दी रिएक्शन साथ साथ क्या हो जाएगा, इट विल कैच व्हाट, फायर ऑल्सो। ऑन दी अदर हैंड में आई होप से समझ में आया होगा, पोटेशियम का जो वॉयलेंट रिएक्शन का जो नेचर है कि पोटेशियम फायर क्यों कैच करता है, डिस्पाइट हैविंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
डिस्पाइट द फैक्ट कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वाले रिएक्शन में कि E0 ऑक्सीडेशन पॉजिटिव वैल्यू increases in this order and delta G0 oxidation becomes what? More negative. Despite the fact कि जो सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है वो लिथियम कर रहा है, क्योंकि इसका रीजन क्या बता रहे हैं? इसका रीजन ये बता रहे हैं कि लिथियम जब फास्ट रिएक्शन जो कर रहा है पोटेशियम कर रहा है, रुबिडियम कर रहा है, सीजियम कर रहा है, ये रीजन बता रहे हैं क्योंकि पोटेशियम में जो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ 80, रुबिडियम में जो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ 70, सीजियम में जो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ 60, इवन दिस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू मेल्ट दिस सॉलिड मेटल इनटू व्हाट? इनटू लिक्विड। और जैसे ये लिक्विड बन गया, ये कैसा हो गया? बड़े एरिया में स्प्रेड आउट हो गया। बड़े एरिया में स्प्रेड आउट हो गया तो वाटर को क्या हुआ? वाटर को एक बड़ा सरफेस मिल गया। वाटर को क्या हो गया? वाटर को एक बड़ा सरफेस मिल गया रिएक्ट करने के लिए। समझेगा? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मेटालिक लैटिस का स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऐसा डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। गेटिंग ना? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो मेटल्स हैं इनका लैटिस ज्यादा सॉफ्ट है, इनके मेटालिक बॉन्डिंग वीकर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो रहा है, इवन दैट लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू मेल्ट द सॉलिड मेटल टू लिक्विड। एंड एक बार लिक्विड बन गया तो लिक्विड मेटल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? पानी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा और मोर वाटर स्प्रेडिंग की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है? वॉलेंट हो जाता है, उसमें आग भी लग जाती है। जबकि लिथियम के केस में क्या होगा? लिथियम का ऑल्दो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई है। गेटिंग ना? सो इवन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैनॉट मेल्ट लिथियम। और इस वजह से लिथियम कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। इसका सरफेस एरिया जो एक्सपोज होता है वाटर के सामने वो कम होता है। इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कम होता है। आई होप सो ये रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये जो बुक में लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। समझे क्या? राइट। उसी तरह से जैसा वाटर होता है वैसे ही अल्कोहल भी होता है, बस स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बस एक एच हटा के आर लगा दो। ठीक है? तो इसीलिए अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद अल्कोहल्स फॉर्मिंग अल्कोऑक्साइड्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने देखा था 2Li + 2 वाटर गिव्स LiOH। उसी तरह से अल्कोहल में क्या हो गया? वाटर क्या होता है? ये वाटर होता है और ये अल्कोहल होता है। तो अल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो ये हाइड्रोजन निकल गया था, तो क्या आया था? LiOH प्लस हाइड्रोजन आया था। तो अभी जब रिएक्ट करेगा तो फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? LiOR, अल्कोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। समझे क्या? तो एकदम सिमिलर रिएक्शन है अल्कोहल के साथ भी। जैसे ये क्या है? ये है लिथियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। समझे क्या? नाउ वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अल्कली मेटल्स हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, मतलब अल्कली मेटल्स कैन वेरी इजीली रिएक्ट विद व्हाट? नॉन मेटल्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। समझे क्या? तो हाइड्रोजन के बारे में, जब ये अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुका हूं। वाटर का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने हाइड्राइड्स बता दिया था, और चलो अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट में भी हमने हाइड्राइड्स के बारे में बात करी थी। ठीक है? और अभी भी मैंने हाइड्राइड, जब लेक्चर स्टार्ट किया अभी मैंने हाइड्राइड्स के बारे में बता दिया। ठीक है? चलो ध्यान से देखना इसको। अल्कली मेटल्स कंबाइन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स ऑफ द फॉर्मूला MH। यहां पे जो अल्कली मेटल रिएक्ट कर रहा है, यहां पे तुम्हें कहीं पे पानी नजर आ रहा है क्या? यहां पे कहीं पे भी पानी नजर आ रहा है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो डेफिनेटली अल्कली मेटल भी किस फेज में होगा? गैस के फेज, बिकॉज गैस एंड गैस रिएक्ट करते हैं। मतलब यहां पे अल्कली मेटल का ऑर्डर स्टेट क्या है? गैस है। गेटिंग ना? सॉलिड तो रिएक्ट कर नहीं सकता क्योंकि गैस एंड सॉलिड दे हार्डली रिएक्ट। तो क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? गैस है, तो अल्कली मेटल भी गैस फेज में है। यहां पे पानी नजर तो आ नहीं रहा है। ठीक है? तो अगर पानी नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अल्कली मेटल का एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। अल्कली मेटल किसमें? गैस फेज में है। तो गैस फेज में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? गैस फेज में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इज व्हाट? यहां पे जो है हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा ऑर्डर है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल सा ऑर्डर है। उसका रीजन बता रहे हैं, मैंने भी बताया ना। देखो
ये एल्कली मेटल रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट, हाइड्राइड। अभी जैसे मैंने पढ़ाया कि H माइनस जो है ये थोड़ा सा अलग सा ऑर्डर आ गया, इसको हम लोग रीजन साथ पढ़ लेते हैं कि H माइनस जो है कैसा है, स्मॉल साइज एनायन, ठीक है। H माइनस क्योंकि स्मॉल साइज एनायन है, तो स्मॉल साइज एनायन स्मॉल साइज कैटायन को ज्यादा जल्दी पकड़ेगा और ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू लार्ज साइज एनायन, लार्ज साइज कैटायन, समझे क्या। तो ये वाला ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा ये ऑर्डर जो है अलग हो गया है तो इसलिए इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूं। ये थोड़ा सा अलग ऑर्डर है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स विद हाइड्रोजन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स विद हाइड्रोजन इज दिस, डिक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम। ये एकदम अलग सा ऑर्डर है, ये ऑर्डर अभी तक कहीं पे भी नहीं आया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लीथियम से सीजियम लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन किस में है, इसका रीजन है लैटिस के फैक्टर में है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द लैटिस एनर्जी व्हिच डिक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम, तो ये चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये ऑर्डर को थोड़ा दिमाग में रख लो, बस हम हाइड्राइड्स में ही हमें थोड़ा सा उल्टा ऑर्डर दिखाया रिएक्टिविटी का, बाकी सब में ऑर्डर हमने जो पढ़े थे दो ऑर्डर, गैस फेज में और लिक्विड फेज में एक्वा सॉल्यूशन में जो ऑर्डर पढ़े थे, बाकी सब में वही ऑर्डर फॉलो होगा। बस हाइड्राइड में ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या मिला, थोड़ा सा अलग मिल गया है, समझे क्या। अब देखो जरा ये ऑर्डर देखते जाओ, ये ऑर्डर देखते जाओ। रिएक्टिविटी विद एयर के साथ ऑर्डर क्या आया था, रिएक्टिविटी विद एयर के साथ ऑर्डर क्या आया था, देखो जरा। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम, क्योंकि वहां पे भी मेटल एक्वा सॉल्यूशन नहीं था, सॉलिड स्टेट में था, गैस स्टेट में था, इंक्रीज हो रहा है, मतलब लीथियम सीजियम रिएक्टिविटी का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, समझेगा। रिएक्टिविटी विद वाटर का ऑर्डर भी हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन लीथियम सीजियम इंक्रीज हो रहा है, वो एकदम जनरल ऑर्डर जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस हाइड्राइड में ही क्या हुआ, एक अलग सा ऑर्डर आ गया है, क्योंकि यहां पे जो रिएक्शन है इट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, द स्ट्रेंथ ऑफ द लैटिस। बात समझे क्या, it is depending on the strength of the lattice, and because this is depending on what, because this is depending on strength of the lattice, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्मॉल साइज एनायन, हाइड्राइड है तो उसमें क्या है, स्मॉल साइज एनायन है, क्योंकि उसमें स्मॉल साइज एनायन है तो स्मॉल साइज एनायन विल कंबाइन विद स्मॉल साइज कैटायन मोर इजिली। इस वजह से स्मॉल साइज कैटायन विल रिएक्ट with small size anion at a more reactive pace, समझे क्या। तो इसी वजह से this is the order of reactivity, उसका रीजन दिया गया है। ये थोड़ा सा अलग सा ऑर्डर है, एकदम अनोखा ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर हमने अभी तक नहीं देखा रिएक्टिविटी का, तो इसको दिमाग में रखना है तुम्हें। एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम, ये मैंने पढ़ा चुका हूं। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस का चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, अभी वाटर चैप्टर में पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज हाइड्राइड, फ्यूज मतलब मोल्टेन हाइड्राइड, और फ्यूज हाइड्राइड किसका, LiH, यील्ड्स हाइड्रोजन एट एनोड, समझे क्या। अदर हाइड्राइड्स डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, मैंने अभी बताया कि बाकी हाइड्राइड्स का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी हाइड्राइड्स को लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन ही नहीं किया जाता है, कर ही नहीं सकते लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन, क्योंकि उनके लैटिस कैसे होते हैं, वीक होते हैं, समझे क्या। इस वजह से उनको जब हीट करेंगे तो वो मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, अभी अभी बताया मैंने। अदर हाइड्राइड्स डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। फिर दीज हाइड्राइड्स रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट फॉर हाइड्रोजन गैस, ये मैं पढ़ा चुका हूं, रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड का रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, समझे क्या, ठीक है। फिर आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम, ये बात तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, आयनिक कैरेक्टर की बात हो रही है। आयनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जैसे जैसे डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर वैसे वैसे इंक्रीज होगा, समझे क्या, राइट। एंड तो ये एक ऑर्डर, ये तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये फजान्स रूल से रिलेटेड है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, ये किससे रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट स्टेबिलिटी, दिस इज व्हाट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये दिस थर्मल स्टेबिलिटी, समझेगा। तो ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं, दिस इज व्हाट स्टेबिलिटी मतलब क्या, थर्मल स्टेबिलिटी, समझेगा। दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें हाइड्राइड्स में एल्कली मेटल हाइड्राइड्स के जो पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मैं बस ऑर्डर लिख रहा हूं अलग से, रीजन किताब में लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया भी, स्मॉल साइज कैटायन इज मोर रिएक्टिव विद स्मॉल साइज एनायन, तो ये एकदम अलग सा ऑर्डर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबीडियम एंड सीजियम, एकदम अलग सा ऑर्डर है, इसके जैसा ऑर्डर हमने देखा ही नहीं है, समझे क्या, राइट। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स जब बनाएंगे विद हाइड्रोजन, समझे क्या। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वो मैंने बता दिया। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH। स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या। एंड अदर थिंग आयोनिक नेचर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि यहां पे एनायन कैसा स्मॉल साइज है, करेंगे ना, राइट। तो ये क्योंकि ये अल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी वाटर में पढ़ा हुआ है, दे आर ऑल आयनिक, दे आर ऑल आयनिक। अभी यहां पे लिखा हो दे आर ऑल आयनिक, मगर फिर भी इनका कंपैरेटिव आयनिक नेचर क्या होगा, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे नहीं, क्योंकि H- आयन कैसा छोटा आयन है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, समझे क्या, डाउन द ग्रुप। तो ये हाइड्राइड में थोड़ा सा ऊट पटांग ऑर्डर है, तो रीजन साथ बताया है, तो इसको हाइड्राइड्स का ऑर्डर थोड़ा दिमाग में बैठाओ, समझे क्या। सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो आयनिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद ये जो है, ये जो बताया कि दीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। दिख रहा है हमें SiCl4 प्लस NaH gives SiH4 plus NaCl. All hydrides react with proton donors such as water, alcohols, gaseous ammonia, alkynes, liberating what, hydrogen। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं कि जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन डोनर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अगर तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, ये वाला रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, NaOH प्लस वाटर, जैसे NaOH प्लस वाटर, मेटल हाइड्राइड प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी तरह मेटल हाइड्राइड प्लस अमोनिया क्या दे रहा है, सोडामाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, समझे क्या। उसी तरह से अल्कोहल, भाई जैसा वाटर वैसा अल्कोहल, समझे क्या। तो यहां पे क्या आएगा, सोडियम अल्कोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से देखो एसिटिलीन, ये भी क्या है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, मतलब ये भी हाइड्रोजन डोनर है, तो ये भी क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। बात समझे क्या, क्लियर हुआ, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो हाइड्राइड वाला पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में जो बताया कि LiH का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, बाकी का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, LiH का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो एनोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी हाइड्रोजन चैप्टर में, समझे क्या। तो हाइड्राइड्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने अलग से लिखवा दिए हैं, समझे क्या। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, राइट। बार बार पढ़ोगे अपने आप दिमाग में चीजें बैठेंगी, और मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूं इसके नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाओगे तभी चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गई बात, ठीक। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अगला टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में जो है चलो बता देता हूं, पहले यही बता देता हूं, सिंपल है। आधी ज्यादा चीजें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस 1-2 पॉइंट है जो हमें और थोड़े पढ़ने हैं। इसमें 1-2 पॉइंट्स ही है जो हमें और थोड़े ऐड करने हैं, बाकी सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, छोटे छोटे टॉपिक्स बना के जो मैं पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो जरा, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेस, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है, रिएक्टिविटी विद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट, एयर। इसमें बस इसको अलग से पॉइंट बना के दे दिया क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एडिशंस है, इंक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू सीजियम, ठीक है। तो सीधी बात, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेस, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या है, लीथियम सोडियम, ये लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन साथ ऑक्सीजन गैस है तो मेटल भी जनरली सॉलिड स्टेट है, गैस स्टेट में रिएक्ट करेगा, समझे क्या। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
ऑक्सीजन, देखो एकदम वही ऑर्डर आ रहा है, बस हमें हाइड्राइड में ही क्या मिला, एकदम नया ऑर्डर मिल गया कि लीथियम से सीजियम रिएक्टिविटी एकदम डिक्रीज हो रहा है, बस हाइड्राइड में ही थोड़ा सा अलग ऑर्डर मिला रिएक्टिविटी का। बाकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग फेमिलियर हो, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हीटिंग इफेक्ट में। ऑक्सीजन साथ में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है, लीथियम वही सेम ऑर्डर, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, वही सेम ऑर्डर जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन साथ देखो ये रिएक्शन लिखा ऑक्सीजन साथ, यहाँ पे कहीं मॉइस्चर है क्या, मॉइस्चर नहीं है, मतलब एल्कली मेटल सॉलिड स्टेट में या गैस फेज में ही रिएक्ट कर रहा है और किसी फेज में रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो सॉलिड स्टेट है, गैस फेज में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द सॉलिड फेज या गैस फेज। ठीक है, अब तुम लोग इक्वेशन देखो, अभी ये सारी बातें आएंगी। देखो नाउ क्या कहा जा रहा है कि affinity towards oxygen increases in which order, in this order, in this order, this is the order in which reactivity or affinity towards oxygen will increase। समझेगा? तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि when heated in the atmosphere of oxygen alkali metals ignite and form oxides। ठीक है, राइट। अब देखो जरा, लीथियम फॉर्म्स ओनली मोनो ऑक्साइड, लीथियम जो है सिर्फ और सिर्फ मोनो ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सोडियम जो है क्या कह रहे हैं, लीथियम फॉर्म्स ओनली मोनो ऑक्साइड, सोडियम जो है पर ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एंड पोटेशियम रुबीडियम सीजियम जो है ये सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। मतलब अगर मैं इसको तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि जैसे देखो यहां पे ये रिएक्शन लिखा गया, मेटल ग्रुप 1 मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नॉर्मल ऑक्साइड आएगा, मोनो ऑक्साइड। लीथियम, समझे क्या, पूरा भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमने और फर्दर ऑक्सीजन डाला, क्योंकि लीथियम ज्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, तो लीथियम आगे कंबाइन नहीं करेगा। बाकी सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम अगर हमने और ऑक्सीजन डाला तो सोडियम आगे रिएक्ट करके सोडियम परऑक्साइड बना लेगा। सोडियम परऑक्साइड के आगे और गए, हमने और ऑक्सीजन डाला तो जो और ज्यादा रिएक्टिव है, आगे वाले जो और ज्यादा रिएक्टिव है वो फिर से कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन साथ और क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। करेंगे ना। तो सबसे पहले ये चीज देख लो, ये चीज देख लो, जब ऑक्सीजन साथ रिएक्शन होता है तो लीथियम जो है, अभी मैं पूरा इक्वेशन लिख के देता हूं, पहले ये देख लो, लीथियम जो है सिर्फ और सिर्फ मोनो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है पर ऑक्साइड बनाता है फाइनली, एंड पोटेशियम रुबीडियम सीजियम जो है ये सुपर ऑक्साइड के लेवल पे जाके रुकते हैं। इसका रीजन लिखा हुआ है, पहले इक्वेशन में लिख के बता देता हूं। इक्वेशन देख लो जरा, lithium reacts with oxygen, this gives Li2O major। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, ये Li2O ही देता है, ये और कुछ नहीं देता है। समझे क्या, लिथियम जब रिएक्ट करता है दिस विल ओनली गिव व्हाट, Li2O, नथिंग एल्स, मेजर, राइट। इसका रीजन भी लिखा हुआ है। जब सोडियम को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम पहले क्या देगा, पहले मोनो ऑक्साइड देगा, फिर जब और ऑक्सीजन पास करेंगे तो यह परऑक्साइड देगा। तो जब सोडियम रिएक्ट करता है तो सोडियम, ऐसा नहीं कि सोडियम मोनो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है, मगर मेजरली सोडियम जो देता है वो परऑक्साइड देता है, एंड मोनो ऑक्साइड कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ऐसा नहीं कि सोडियम मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं कर रहा है, सोडियम पहले मोनोऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, मगर जब आगे ऑक्सीजन डालेंगे तो फिर वो मोनोऑक्साइड से परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम में आगे, और लिथियम मोनोऑक्साइड में आगे ऑक्सीजन डाला तो कुछ नहीं, अभी सोडियम परऑक्साइड में आगे ऑक्सीजन डाला तो नहीं, अब सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखो, अगर हम लोग पोटेशियम रुबीडियम या सीजियम इनको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या देगा, ये देगा, ये देगा मोनोऑक्साइड Rb2O CS2O। ठीक है, इनको अगर हमने और ऑक्सीजन दिया सो दे विल फर्स्ट गिव व्हाट, देयर रिस्पेक्टिव परऑक्साइड K2O2 Rb2O2, यही फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि परऑक्साइड क्या होता है, O2-2 होता है ना, O2-2 और K2 पे कितना +2, O2-2 K2 कितना +2। तो ये परऑक्साइड, सब मैंने रिडॉक्स में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, ये सब मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं तो तुम्हें पता है, मैं ऐसा अज्यूम करूंगी तुम्हें पता है। तो पहले परऑक्साइड बनेगा Rb2O2, समझे क्या, एंड CS2O2, बट जब हमने और ऑक्सीजन डाला
तो ये जो पर ऑक्साइड बन गए हैं, ये जो पर ऑक्साइड बन गए हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएंगे अपने अपने सुपर ऑक्साइड में, KO2, O2 पे -1, ये K प्लस, RbO2 +1 और ये -1, और ये क्या हो गया? ये हो गया CSO2 -1, ये +1। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जो सुपर ऑक्साइड है वो मेजर है, समझे क्या? और ये जो है ये माइनर है। मोनोऑक्साइड कैसा? माइनर। अब तुम देखो यहीं से हमें दिख रहा है कि कौन सा मेटल, मतलब एल्कली ग्रुप 1 में अफेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज हो रहा है? लिथियम से सोडियम जा रहा है तो एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? वो इंक्रीज होती जा रही है। लिथियम जो है बस मोनोऑक्साइड बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है। सोडियम जो है मोनोऑक्साइड के साथ साथ मेजर प्रोडक्ट पर ऑक्साइड दे रहा है, मतलब और ज्यादा ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है। एंड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या कर रहे हैं? ये इवन हायर प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या? सुपर ऑक्साइड दे रहे हैं, मतलब और ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखो। अच्छा, अभी देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही क्या कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये वही ऑर्डर है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया ऑर्डर नहीं है, राइट। लिथियम गिव्स ओनली मोनोऑक्साइड, सोडियम में मोनोऑक्साइड देगा मगर मेजरली परऑक्साइड देगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम विल आल्सो गिव मोनोऑक्साइड एंड परऑक्साइड, मगर मेजरली क्या देंगे? सुपर ऑक्साइड देंगे, समझेगा? और ये लिखा हुआ है ऑर्डर, समझेगा? आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड पूरा पढ़ा देता हूं एटलीस्ट। तो आगे क्या लिखा है देखते हैं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि द नॉर्मल ऑक्साइड, मतलब मोनोऑक्साइड कंटेन्स व्हाट? O-2 एनायन ऑक्साइड, समझे क्या? पर ऑक्साइड कंटेन्स O2-2 एनायन एंड सुपर ऑक्साइड कंटेन्स O2-1 एनायन, समझे क्या? राइट। अच्छा, अब देखो जरा, द पर ऑक्साइड्स, वही चीज आ गई, स्मॉल साइज कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल साइज एनायन, लार्ज साइज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज साइज एनायन। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं? द पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स बिकम मोर स्टेबल with increase in the peroxide and superoxide become more stable with increase in atomic number of the alkali metals, समझे क्या? राइट। मतलब क्या? मतलब क्या? देखो, अगर हम लोग साइज की बात करेंगे, अगर हम साइज की बात करेंगे तो O-2, O2-2 एंड O2-, ये साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। तो सीधी बात क्या, ये कैसा है? ये कैसा है? ये स्मॉल, और ये कैसा है? लार्ज, समझेगा? तो इसी वजह से जो छोटा वाला एनायन है स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? स्मॉल Li+, और जो बड़ा वाला है O2-1, क्योंकि लार्ज है, सो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? लार्ज CS+। बात समझे क्या? तो इसमें वही चीज बता रहे हैं कि द पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बिकम मोर स्टेबल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एल्कली मेटल। मतलब क्या कि अगर हम लोग सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी, वैसे सोडियम और लिथियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते, सुपर ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, समझे क्या? तो ये चीज क्या है? स्टेबिलिटी, कैटायन साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या? क्योंकि सुपर ऑक्साइड एनायन है, लार्ज साइज एनायन है, इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, क्योंकि लार्ज साइज, बिकॉज large O-, O2- superoxide is stabilized by what? By large cation। सीधी बात, समझे क्या? राइट। तो वही चीज यहां पे बता रहे हैं कि the peroxides and superoxide become more stable with increase in the atomic number of the alkali metal। बात समझे? तो उसी तरह से अगर हम लोग पर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो Na2O2, K2O2, Rb2O2 एंड CS2O2, स्टेबिलिटी ऑफ peroxide, इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑफ peroxides क्या? इंक्रीजेस। वही सेम रीजन
क्योंकि परऑक्साइड में कैसा लार्ज एनायन है, विल बी मोर स्टेबल बाय लार्ज कैटायन। समझेगा? राइट। तो वही चीज बता रहे हैं कि फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्साइड्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी इफेक्ट। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे वही चीज देखो, Li plus being a small ion has a strong positive charge can stabilize only small anion, whereas Na plus being a large cation can stabilize a large ion and so on। वही चीज आ गई जो मैंने बताया। ठीक है, अब देखो जरा, जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, द नॉर्मल ऑक्साइड मतलब क्या, मोनो ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब क्या, मोनो ऑक्साइड। दे आर आयनिक इन नेचर, ऑब्वियस बात है। Li plus Na plus O minus 2 आयनिक इन नेचर। Li2O and Na2O are colorless solid। K2O is pale yellow, इंपॉर्टेंट है ये। Rb2O is bright yellow and CS2O is orange। समझेगा? इसका भी हम लोग रीजन देखते हैं कि आखिर ये कलर क्यों आ रहा है। यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे ये बता रहे हैं कि Li2O Na2O ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कलरलेस है। क्यों? बिकॉज Li प्लस Na प्लस O माइनस 2 ऑल डायामैग्नेटिक। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कलर का रीजन क्या होता है। कलर का रीजन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, O-2 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, सब डायामैग्नेटिक, इस वजह से क्या कलरलेस है। अच्छा, बाकी की बात करेंगे, अगर बाकी मोनोऑक्साइड बात करेंगे, K2O, Rb2O, CS2O, दे आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ superoxide O2 minus 1। Due to presence of superoxide O2 minus 1 they are colored। समझे क्या? and O2 minus 1 from MOT, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, from MOT क्या, O2 minus 1 तुम देख सकते हो ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होता है इस वजह से ये क्या होंगे, कलर्ड है। इस वजह से ये दिया गया है, इनके कलर दिए गए हैं कि Li2O Na2O, Li2O Na2O ये सुपर ऑक्साइड तो फॉर्म नहीं करते बिल्कुल भी। समझे क्या? इस वजह से कैसे कलरलेस सॉलिड है, जबकि K2O पेल येलो है, Rb2O ब्राइट येलो है, एंड CS2 कैसे ऑरेंज है। समझेगा? कलर पे ध्यान देना। राइट। फिर उसके बाद नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ये बात हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद अगला वाला पैराग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस ग्रेजुअली मूविंग डाउन द ग्रुप। ये मैंने आईओसी एसिड एंड बेसिस वाले लेक्चर पढ़ाया था। समझे क्या कि ऑक्साइड का डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। हाइड्रोक्साइड जो बन के आते हैं दे आर कलरलेस। ग्रुप 1 के एल्कलीज जो आते हैं, हाइड्रोक्साइड जो आते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। मैं आयनिक के टाइम से पढ़ाता चला आ रहा हूं। समझे क्या? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दे डिसॉल्व इन वाटर, फॉर्म द रिस्पेक्टिव एल्कलीज। समझे क्या? फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, द हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट LiOH। ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें कहां पढ़ाया है, ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया है हीटिंग इफेक्ट में, कि ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड के ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ LiOH थर्मली अनस्टेबल होता है। LiOH को हीट करेंगे तो क्या देगा, Li2O प्लस वाटर देगा। बाकी सबके सब कैसे हैं, थर्मली स्टेबल हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम LiOH टू CSOH। ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, ये भी मैं तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूं, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि यहां पे दो बातें यहां पे लिखी हुई हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि Li2O, ये मैं पढ़ा चुका हूं, Na2O, ऐसे फटाफट लिख देता हूं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O एंड CS2O। इस ऑर्डर में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, यस, ये मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। समझे क्या? उसके बाद LiOH जो है थर्मली अनस्टेबल है, इसको हीट कर दिया जाएगा तो क्या देगा, Li2O मैंने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया है, प्लस वाटर आएगा। जबकि बाकी जो है क्या है, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH, ये सब कैसे हैं, हीट करेंगे, नो इफेक्ट, दे आर थर्मली स्टेबल। इसका मैंने रीजन बताया था। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, OH माइनस इज अ बिगर एनायन। समझे क्या? सो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय, मैंने रीजन बताया था हीटिंग इफेक्ट में, स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कैटायन। समझे क्या? राइट। इसका मतलब क्या, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या था, LiOH,
NaOH, कैटायनिक साइज बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, KOH, RbOH इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट, CSOH। ये मैंने पढ़ाया हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ OH माइनस लार्ज एनायन, दो एटम है ना तो लार्ज एनायन हो गया ना, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड CS प्लस, आयनिक साइज इंक्रीजेस, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या इंक्रीजेस ना, पढ़ाया हुआ है ना, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद इनका LiOH, ये सब के सब कैसे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, पानी में डालोगे तो अल्कलाइन सोल्यूशन देंगे, राइट, ये भी पढ़ाया हुआ है, ये सब आता है, पूछा जाता है पेपर में, मैं सब पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। यहां से ऐसे जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ, अल्कलाइन नेचर इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेस, समझे क्या, दे ऑल आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेसेस, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसेस, समझे क्या। और इस ऑर्डर में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, ठीक है, राइट। हीटिंग इफेक्ट का, इनका बेसिक नेचर, हीटिंग इफेक्ट का, लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, बाकी सब डिकम्पोज नहीं होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इनका, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो इस वाले पैराग्राफ में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो बात करेंगे। नाउ अब देखो, हायर ऑक्साइड्स विच इज पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्मिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। अभी अगर तुम्हें याद हो तो ये रिएक्शन मैंने तुम्हें वाटर में पढ़ाया है, देखो, सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर क्या पढ़ाया था, KOH प्लस H2O2 प्लस O2 पढ़ाया था, पर ऑक्साइड प्लस वाटर या पर ऑक्साइड प्लस एसिड क्या दे रहा था, ये मैंने पढ़ाया था। पर ऑक्साइड वाटर में पढ़ाया था मैंने, वाटर में क्या पढ़ाया था, क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पर ऑक्साइड्स एंड ग्रुप 1 पर ऑक्साइड्स, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन निकलता है। ग्रुप 1 पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि जब इनको पानी में डालो या एसिड में डालोगे तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, जैसे Na2O2, याद करो वाटर में हमने पढ़ा है, अगर पानी में डाला तो क्या देगा, ये देगा NaOH प्लस H2O2 एंड H2O2 अनस्टेबल होता है, पढ़ाया है, ये क्या देगा, ये देगा H2O प्लस हाफ O2, तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ। उसी तरह से अगर हमने सुपर ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, KO2, ये भी पढ़ाया है मैंने, प्लस वाटर, क्या देगा ये देगा KOH प्लस H2O2 प्लस O2 एंड दिस विल गिव मोर अमाउंट ऑफ O2, समझे क्या। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, वाटर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब वाटर को रिएक्ट कराते हैं सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड साथ, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। देखो पर ऑक्साइड क्या दे रहा है, H2O2 दे रहा है, और H2O2 डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देता है। सुपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो सुपर ऑक्साइड H2O2 प्लस ऑक्सीजन देगा, H2O2 प्लस ऑक्सीजन देगा, समझे क्या। फिर उस बाद पर ऑक्साइड से डायमैग्नेटिक फ्रॉम MOT से हमें पता है कि जो पर ऑक्साइड एनायन होता है डायमैग्नेटिक होता है, एंड आर रिगार्डेड एज सॉल्ट्स ऑफ डाइबेसिक एसिड विच इज H2O2। अब देखो, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स। येलो, ये इंपॉर्टेंट है, येलो कलर ऑफ Na2O2 इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर, सुपर ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन पर ऑक्साइड, समझे क्या। तो यहां पे पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, राइट, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, राइट। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, राइट। ये तुम देख सकते हो, सोडियम गिव्स अ पेल कलर येलो पर ऑक्साइड। क्यों येलो पर ऑक्साइड येलो क्यों है, क्योंकि ये देख सकते हो, ये बी है, डायग्राम देख सकते हो। सोडियम गिव्स पेल येलो कलर पर ऑक्साइड, क्योंकि पर ऑक्साइड तो डायमैग्नेटिक होता है, MOT से हम देख सकते हैं, मगर वो येलो कलर का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड।
सुपर ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। सुपर ऑक्साइड कलर्ड हो सकते हैं, समझे क्या? मोनोऑक्साइड का मैंने बता दिया, लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड कलरलेस होते हैं, बाकी सब कलर्ड होते हैं, क्योंकि बाकी सब पोटेशियम, वीडियम, सीजियम वो सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, इस वजह से वो कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट। सुपर ऑक्साइड इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पर ऑक्साइड्स भी कैसा हो जाएगा? Na2O2। Na2O2 कैसा है? Na2O2 दिस इज येलो कलर ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है, सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है। दिस इज पैरामैग्नेटिक, इस वजह से सुपर ऑक्साइड्स कैसे होंगे? देयरफॉर KO2, RbO2 एंड CSO2 ये क्या होंगे? ये कलर्ड होंगे, दे विल बी कलर्ड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड दे विल बी कलर्ड। पर ऑक्साइड अपने में अकेले दम पे कभी भी कलर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पर ऑक्साइड कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है, बट इट इज कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो लास्ट वाला पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पर ऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड में जितना पढ़ाया ये सब इंपॉर्टेंट है, हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, राइट। सो दैट इज वाई पर ऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड लिखा हुआ है। सुपर ऑक्साइड्स, ये सब ध्यान से पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, एमओटी से में पता है। ठीक है, और Na2O2 येलो कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट। ठीक है, अभी यहां पे मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ऑक्सीजन देते हैं तो सी डाइवर्स को ऑक्सीजन लगता है, इस वजह से इट इज यूज्ड बाय सी डाइवर्स। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।